नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 6 रेखीय समीकरण के दक्षता अभ्यास 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए, यह जो पार्ट है वो रेखीय समीकरण से संबंधित है। रेखीय समीकरण का मतलब यह हुआ कि इसमें एक चर होगा और उस चर का जो घात होगा वह एक होगा। तो जैसा कि हम क्वेश्चनों में देख सकते हैं कि यहाँ हमें एक चर ही प्राप्त है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है और यहाँ x है। मतलब x के अलावा और कोई दूसरा चर इसमें y, z, a, b, c कुछ भी मौजूद नहीं है। यदि x के साथ साथ यदि y भी होता तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते, परंतु यहाँ एक ही चर है तो हम इसे रेखीय समीकरण कहेंगे, एक चर वाले रेखीय समीकरण कहेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1/3 x + 5 = 6। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो +5 है इसे हम बराबर के अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। तो यह हो जाएगा 1/3 x = 6 + 5 बराबर किधर आएगा तो यह हो जाएगा -5, या 1/3 x = 1। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यदि हम 1/3 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो यह उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, अंश का हर में और हर का अंश में गुना होगा। तो 3 हर है तो इसे हम अंश में लिखेंगे और 1 अंश है तो इसे हम हर में लिखेंगे। ठीक है। अब जब इसे हल करेंगे तो x = 3 एकम 3/1, तो 3/1 को हम 3 के रूप में ही लिखेंगे। तो x का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 3 होगा। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को करेंगे। बी नंबर है 0.6 - 1.2x + 3 = -3। अब देखिए, यहाँ हमें 1.2x इसमें चर है तो हम इसे बराबर किधर रखेंगे, -1.2x। बाकी इन दोनों पदों को हम बराबर के उधर लेकर चले जाएंगे तो यह होगा -3 + 3 बराबर किधर आएगा तो यह भी हो जाएगा -3, और 0.6 के पहले कुछ भी नहीं है मतलब यह प्लस है तो यह भी बराबर किधर आएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0.6। अब यह हो जाएगा -1.2x बराबर। अब देखिए, इन सभी में माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस के बीच में प्लस का क्रिया होता है और चिन्ह माइनस का होता है, तो हमें माइनस लगाएंगे और इन सभी को जोड़ लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा 6, और 0.6 जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 6.6, या x बराबर। अब यहाँ से हम 1.2 -1.2 को बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह हर में हो जाएगा और यह हो जाएगा -1.2, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए, दशमलव के बाद एक अंक अंश में भी है और हर में भी दशमलव के बाद एक ही अंक है तो ये दशमलव आपस में भी कट जाएंगे। अब 12 से 66 में भाग नहीं लगेगा तो सबसे पहले हम 6 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12 और 11 छक 66। तो x का मान जो हमें प्राप्त हुआ x = 11/2। अब इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 और यही हमारा आंसर होगा। अब हम सी नंबर को करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन है, 3/7x - 5 = 3 - x/7। अब देखिए, यहाँ बराबर के दोनों पक्षों में चर राशियां और अचर राशियां हैं तो हम दोनों अचर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से हम -x/7 को बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा +x/7, और यहाँ से अगर हम -5 को बराबर को इधर लेकर चलेंगे तो यह हो जाएगा +5। अब देखिए, यहाँ हम इसे जोड़ेंगे तो दोनों का हर समान है तो हम इसे 7 लिखेंगे और अंश को आपस में जोड़ लेंगे तो ये होगा 3x + x बराबर 5 3 8, या 3x और x को जोड़ेंगे तो ये होगा 4x/7 = 8, या अब देखिए, यहाँ 4 अंश में है और 7 हर में है तो यहाँ हम x को लिखेंगे और 8 × 7, हर में जो 7 है इसे अंश में आकर हम गुना करेंगे और अंश में जो 4 है उसे हर में लाकर हम भाग करेंगे। अब 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार में तो यह हो जाएगा x = 14। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम डी नंबर क्वेश्चन को करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है, 3 × 5x - 7 + 2 × 9x - 11 = 4 × 8x - 7 - 5।
अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में गुना की क्रिया है, तो सबसे पहले हम इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 x माइनस 3×7 = 21 प्लस 2×9 = 18 x माइनस 2। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का क्रिया होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 2 और 11 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 बराबर। ये 4 और 8 का गुना करेंगे, 4×8 = 32 x माइनस 4×7 = 28 माइनस 5। अब हम x वाले पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस 18x। अब देखिए यहाँ प्लस 32x है, बराबर किधर आएगा तो यह माइनस 32x हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ -21 है, बराबर के उधर जाएगा तो यह +21 प्लस -22 बराबर के उधर जाएगा तो +22 हो जाएगा -5। अब इसे हल करेंगे तो 15 और 18 को जोड़ेंगे तो यह 33x होगा, और 33x में से 32x को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 और 22 को जोड़ेंगे तो यह 43 होगा, और उसमें से 5 को घटा देंगे तो यह 38 होगा। ठीक है, तो x का मान हमें 38 के रूप में प्राप्त होगा। हम इसे एक बार और देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ। तो देखिए 21 और 22 को जोड़ेंगे तो 21 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 3, 2 2 4 43 -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ 15 और 18 को जोड़ेंगे, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 33 हुआ। 33 में से 32 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 को हम यहाँ लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार x बराबर 38 हमें प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। अब देखिए किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, तो सबसे पहले हम संख्या को मानेंगे तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा गया है, संख्या के 5 गुने से, तो सबसे पहले हम x का 5 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5x में से उसका 3 गुना घटाने पर, तो इसमें से अगर हम 3x को माइनस करेंगे तो हमें शेषफल 18 प्राप्त होगा। ठीक है, या अब यह 5x माइनस 3x को सॉल्व करेंगे तो होगा 2x बराबर 18, या x बराबर 18/2, और 2 से भाग करेंगे 18 में तो 9 प्राप्त होगा, तो x बराबर 9 होगा। तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर 9, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब दिया गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्रमागत विषम संख्याओं को समझेंगे। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग ना लगे, जैसे 3 5 7 9 11 13 और इसी क्रम में चला जाता है। अब यहाँ एक शब्द ऐड किया गया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 11, तो यह एक क्रम में है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, मतलब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक विषम संख्या को मानेंगे तो लिखेंगे माना कि पहली विषम संख्या बराबर x। ठीक है, इसलिए दूसरी विषम संख्या बराबर, अब जो दूसरी विषम संख्या होगी वह इससे 2 अधिक होगा। ठीक है, x + 2, क्योंकि इनमें 2 का अंतर होता है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल
उनके अंतर का 6 गुना है। तो योगफल जो होगा वह x प्लस 2 होगा। यह हो गया योगफल। यह जो योगफल है यह इसके अंतर x प्लस 2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ अंतर हम कर रहे हैं तो बड़े वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। तो ये हो गया अंतर का 6 गुना है, मतलब यह जो है इससे 6 गुना है, तो हम इसमें 6 का गुना करेंगे जिससे कि इसके बराबर आ सके। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर, अब देखिए यहाँ प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब 2 को इधर हम लेकर जाएंगे तो ये होगा 2x बराबर 12 माइनस 2, या x बराबर, अब ये हो जाएगा 10 और 2 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो 5 होगा। तो x का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 5 होगा। अब x हमने क्या माना था, तो x हमने पहली विषम संख्या माना था, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः पहली विषम संख्या x बराबर 5 और दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7, और ये हमारा आंसर होगा। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो आंसर प्राप्त किया वह सही है या गलत है। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि दो विषम संख्याओं का योगफल, अब हम इसका योगफल करेंगे तो 5 प्लस 7 क्या हो गया 12, ठीक है। उनके अंतर का 6 गुना है, अब इनका अंतर करेंगे तो 7 माइनस 5 क्या आया 2 आया। अब इसमें हम 6 से गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा 12 आएगा। तो देखिए दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो हमारा आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले एबी की आयु को मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि एबी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि रबिया की आयु एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, मतलब रबिया की आयु को यदि हम माने तो इसे हम 2 वर्ष अधिक कर लेते हैं। तो रबिया की आयु बराबर x प्लस 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है तो यह उससे 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में दिया गया है रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है। तो रबिया की उम्र जो है वह है x प्लस 2 वर्ष, ठीक है। यह रबी एबी की आयु एबी है x के 2 गुने, तो यह होगा 2x से 6 वर्ष कम है तो इसे हम माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। देखिए रबिया की उम्र x प्लस 2 जो है वह एबी की आयु के 2 गुने, मतलब x में 2 का गुना किया और फिर 6 वर्ष कम है तो हमने माइनस 6 किया। अब इसे हल करेंगे तो होगा x प्लस 2 बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2, x बराबर माइनस 6 और प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, या ये हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 8। अब इसे माइनस माइनस कट जाएंगे तो x बराबर 8 प्राप्त होगा, ठीक है। और x हमने AB की आयु को माना था तो हम लिखेंगे अतः AB की आयु x बराबर 8 वर्ष और रबिया की आयु x प्लस 2 बराबर 8 प्लस 2 बराबर 10 वर्ष, ठीक है। यही हमारे आंसर होंगे। हम अपने आंसर को जांच भी सकते हैं, जैसे रबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो देखिए यहाँ तो 2 वर्ष का अंतर हो गया, और आगे दिया गया कि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है। तो रबिया की उम्र है 10 और यह एबी की आयु है 8 वर्ष के 2 गुने, तो 2 से गुना करेंगे और इसमें से 6 माइनस करेंगे, तो देखिए 8 दूनी 16 माइनस 6 बराबर 10 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यह हमारा आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे।
पांचवा प्रश्न है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है और पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में जो संबंध है वह 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिता की आयु, यह जो आयु हमने माना है यह वर्तमान आयु है, ठीक है। पिता की आयु हो जाएगा 4x, क्योंकि यह पुत्र की आयु से 4 गुना है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 वर्ष, और 6 वर्ष बाद पिता की आयु, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 वर्ष। मतलब 6 वर्ष बाद के लिए हम दोनों की आयु में 6 वर्ष को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पिता की आयु पुत्र की आयु और पिता की आयु के बीच में संबंध दिया गया है कि पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है पिता की आयु। तो लिखेंगे 4x प्लस 6 इक्वल टू 2.5 गुना, मतलब 2 सही 1/2 गुना किसकी आयु का, पुत्र के आयु का। तो पुत्र का आयु है x प्लस 6 से 6 वर्ष अधिक है, तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे, यह पुत्र की आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 4x प्लस 6 बराबर, अब देखिए यह हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, 5x/2 प्लस, और 2 दूनी 4 1 5, 5 छक्के 30, 30/2 प्लस 6। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे और इसे इसी तरह लिखेंगे 4x प्लस 6 बराबर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये होगा 5x प्लस 30 प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए यह एक पद के रूप में हो गया। अब इसका जो हर 2 है इसे हम बराबर की तरह लाकर अंश में गुना कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 4x प्लस 6 बराबर 5x प्लस 42, 30 और 12 को जोड़ेंगे यह 42 हो जाएगा, या 8x प्लस 12 बराबर 5x प्लस 42, या 8x माइनस 5x बराबर 42 माइनस 12, या 3x बराबर 30, या x बराबर 30/3, 3 से भाग करेंगे तो 10 होगा। तो देखिए x हमने पुत्र की वर्तमान आयु को माना था, तो यहाँ पुत्र की जो वर्तमान आयु प्राप्त हुआ तो हम लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर 10 चौके 40 वर्ष, ठीक है। यही दोनों हमारे आंसर होंगे। हम चाहे तो अपने आंसर को जांच भी सकते हैं, जैसे यदि वर्तमान आयु 10 वर्ष है पुत्र की और पिता की वर्तमान आयु है 40 वर्ष, 6 वर्ष बाद यह हो जाएगा 16 वर्ष और यह हो जाएगा 46 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 6 वर्ष बाद यह 2.5 गुना मतलब 16 दूनी 32 और 8 40, 40 से 6 वर्ष अधिक, अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो यह 46 होगा। तो ये दोनों हमारा आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। छठा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए आयत की लंबाई बराबर, अब देखिए प्रश्न में दिया गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर
अधिक है, तो हम चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप दिया गया है 26 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा, परिमाप को हम लिखेंगे 26 और ये होगा 2, लंबाई को हमने माना है x प्लस 5 और चौड़ाई को माना है x। अब देखिए यह 2 गुना के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो यह भाग हो जाएगा, तो 26/2 बराबर 2x प्लस 5, तो ये होगा 13। अब प्लस 5 उधर से आएगा तो यह -5 हो जाएगा बराबर 2x, या अब 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 शेष बचेगा, या x बराबर 8/2, 2 से भाग करेंगे 4 बार में, तो यहाँ हमें लंबाई जो है वह 4 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः आयत का चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर तथा आयत का लंबाई बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों हमारे आंसर होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 सेंटीमीटर है, भुजा की माप बताएं। अब देखिए कहा गया कि समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर एवं समान होती है, मतलब बराबर होती हैं। यदि यह चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, तो यहाँ ए बी समांतर सी डी तथा ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की यह विशेषता है कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। अब देखिए इसमें से दिया गया है कि एक भुजा 2x माइनस 1 है, यदि हम इसे 2x माइनस 1 मानते हैं तो इसके सामने की भुजा यह जो है यह है 4x माइनस 6, और यह दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 2x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 6, या अब इसे हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 4x बराबर -6, और यह -1 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, या 2x माइनस 2x बराबर -5। ठीक है, या x बराबर -5/-2, माइनस माइनस कट जाएगा और x का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 5/2 होगा। ठीक है, अब देखिए हम x का मान किसी भी भुजा में रखकर उसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की भुजा बराबर टू एक्स माइनस 1, यह एक भुजा का माप है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5/2 माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा और यह होगा 5 माइनस 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह जो भुजा की लंबाई प्राप्त होगी वह 4 सेंटीमीटर होगा। इस भुजा की लंबाई भी 4 ही सेंटीमीटर होगा। यदि हम यहाँ मान रख कर देखें तो यह है 4x, x की जगह पर लिखना है 5/2 माइनस 6, तो 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4। तो देखिए दोनों ही भुजाओं में मान रखने पर, x का मान रखने पर हमें 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। 8वां प्रश्न है, एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया गया 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखिए यहाँ हमें चाल से संबंधित तीनों
सूचनाएं हमें प्राप्त हैं, चाल, समय और दूरी। तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर 4x प्लस 1 किलोमीटर, समय बराबर 5 घंटा और चाल बराबर x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमें 3 सूचनाएं दिया गया है। अब हम लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो दूरी है 4x प्लस 1 और चाल है x माइनस 2 गुना समय है 5। इसे हल करेंगे तो यह होगा 4x प्लस 1 बराबर 5x माइनस 10 या 4x माइनस 5x बराबर माइनस 10 प्लस 1 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, या माइनस x बराबर माइनस 11, माइनस माइनस कट जाएगा और x का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 11 होगा। अब यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी दिया गया है 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 गुना 11 प्लस 1, 11 चौके 44 प्लस 1 बराबर 45 किलोमीटर। ठीक है, तो अतः दूरी बराबर 45 किलोमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें समय दिया गया है, समय बराबर 2 सही 1/2 घंटा, जिसे हम लिख सकते हैं 5/2 घंटा। ठीक है, दूरी है 20 किलोमीटर। अब इस दूरी को वह 2 भागों में तय करती है, एक पैदल चलकर और एक साइकिल के द्वारा। तो लिखेंगे माना कि पैदल चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, इसलिए साइकिल से चली गई दूरी बराबर, अब देखिए कुल दूरी है 20 में से x किलोमीटर पैदल चला गया, तो साइकिल द्वारा जो दूरी होगा वो 20 माइनस x किलोमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए पैदल चली गई, पैदल चलने का चाल दिया गया है। ठीक है, तो अब इससे हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। पैदल चलने की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे निकालेंगे, पैदल चलने में लगा समय बराबर, अब देखिए दूरी हमें प्राप्त है x किलोमीटर और चाल हमें प्राप्त है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो यह हो जाएगा x बटा 5 घंटा। ठीक है, यह तो हो गया पैदल चलने का। अब हम साइकिल के द्वारा चली गई चाल को लिखेंगे, दस किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से लगा समय बराबर, यह हो जाएगा, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 20 माइनस x बटा 10 घंटा। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों के द्वारा जो समय है वह अलग अलग ज्ञात कर लिया, पैदल चलने का समय और साइकिल से चलने का समय, और कुल समय हमें प्रश्न में दिया गया है 5/2 घंटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या प्रश्न से पैदल चलने में लगा समय x/5
प्लस साइकिल से चलने में लगा समय 20 माइनस एक्स बटा 10 बराबर 5/2। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10, 5 से 10 में भाग करेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 2x प्लस 20 माइनस एक्स बराबर 5/2। इसे हल करेंगे तो यह होगा x प्लस 20/10 बराबर 5/2। क्रॉस गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 50, या 2x बराबर 50 माइनस 40, या x बराबर 50 में से 40 को माइनस करेंगे 10 होगा, और 2 यहाँ गुना में भाग के रूप में आएगा तो हर में हो जाएगा भाग, 5 बार में भाग करेंगे x बराबर 5 प्राप्त होगा। अब देखिए x हमने पैदल चली गई दूरी को माना था, तो यहाँ पैदल चली गई दूरी जो होगा वह 5 किलोमीटर होगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें लिखेंगे अतः पैदल चली गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ दो संख्याओं का योगफल दिया गया है, ठीक है, और कहा गया कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि छोटी संख्या बराबर x, इसलिए बड़ी संख्या (710 माइनस x), क्योंकि दोनों का योगफल 710 है। अब देखिए प्रश्न में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है, मतलब यहाँ हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल दिया गया है। तो यहाँ भाज्य जो है वह बड़ी संख्या है, तो 710 माइनस x। भाजक जो है जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं, तो भाजक हो जाएगा x। भागफल दिया गया है कि भागफल 12 है और शेषफल 8 है। तो देखिए भाग का नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यह भाग के जांच का नियम है। अब अगर हम इसमें इन सब का मान रखेंगे तो भाज्य हमारा हो जाएगा 710 माइनस x बराबर भाजक होगा x गुना भागफल होगा 12 प्लस शेषफल होगा 8। अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 710 माइनस x बराबर 12x प्लस 8। अब प्लस 8 बराबर किधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा 710 माइनस 8 बराबर माइनस x बराबर किधर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस x, या 702 बराबर 13x। अब x को हम इधर रहने देंगे और ये हो जाएगा 702 बटा 13। अब इसे भाग करेंगे तो 13 पचे 65, 5 बार में 5 शेष बचा, 5 और 2 हो गए 52, 13 चौके 52। तो x का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह 54 है। अब प्रश्न में हमसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 710 माइनस x, x के स्थान पर लिखेंगे 54, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 4 गया, 6 शेष बचा, ये हो गया 1 1 और हासिल दिए तो 10 10 में से 5 गया 5, 656। और तो हमारा विकल्प नंबर ख 656 सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। अब देखिए यहाँ दिया गया है 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10। अब हम बराबर के इधर वाले पक्षों को अलग जोड़ लें और इधर वाले पक्षों को अलग जोड़ लें, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2y प्लस जेड प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई बराबर
17 प्लस 15 प्लस 10। अब देखिए यहाँ 2y है और यहाँ y है, तो ये हो गया 3y प्लस यहाँ z है, यहाँ 2z है, तो ये भी हो गया 3z प्लस यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो ये हो गया 3x बराबर। इसे जोड़ेंगे तो 7 5 12 के दो हासिल 1 2 3 और 1 4 42। अब देखिए इन तीनों पदों में 3 है, तो हम 3 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 42। अब यहाँ 3 गुना के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो यह भाग हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 42/3। 3 से भाग करेंगे तो 14 बार में भाग लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा घ नंबर सही हो जाएगा। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।